जब हम इंडिया में कंपनी का अभी तक का सफ़र देखते हैं तो हमें पता चलेगा कंपनी ने हमेशा चतुराई और चालाकी से काम लिया। वो कभी भी नए राज पर सीधा हमला नहीं करती थी। वो पहले पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से अपना प्रभाव जमाती, फिर उस स्टेट को अपने कब्ज़े में लेती। इसी टेक्निक का यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने रूल को एक्सपांड किया। ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में ट्रेडर्स बन के, तब उनके पास ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। फिर भी उन्होंने मीर जाफ़र को लालच देके बैटल ऑफ प्लासी जीत ली और बंगाल के दीवानी राइट्स मिला लिए। फिर बैटल ऑफ बुक्सार जीत ली। अब उनका दिल्ली और अवध पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स अब भी ट्रेड करते थे और उनके पास दीवानी राइट्स भी थे, इसलिए उनके पास पैसों की कमी तो थी ही नहीं। वो अपने वेपन्स अपग्रेड करने लगे ताकि उनसे कोई लड़ने की हिम्मत ना कर सके। ये तो था मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। इसके अलावा ब्रिटिशर्स एक और तरीका यूज़ करते थे, वो था प्लेसमेंट ऑफ रेसिडेंट। कंपनी ने हर इंडियन स्टेट में एक रेसिडेंट अपॉइंट किया था, जो कहने को तो राजा की मदद के लिए था, पर ये रेसिडेंट सारे सीक्रेट्स ब्रिटिशर्स को पहुंचाने का काम करता था। ब्रिटिशर्स इन रेसिडेंट के माध्यम से इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करते थे, जैसे अगला राजा कौन बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया जाएगा। कभी तो किंग्स को सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए फोर्स भी करते थे। इस सब्सिडरी अलायंस के वजह से इंडियन किंग्स को अपनी फ़ौज रखना अलाउड नहीं था। ब्रिटिशर्स का कहना था कि हम हैं ना, हमारी ट्रेंड फोर्स है ना, तो हम आपको सुरक्षा देंगे। पर इन फोर्स को मेंटेन करने का पैसा इंडियन किंग्स को देना पड़ता था। पर अगर राजा पैसे दे नहीं पाता या देने से चूक जाता था तो कंपनी इन स्टेट के पार्ट को हड़प लेती थी। अब आप सोचोगे कि इंडियन किंग्स ने ये रेसिडेंट को अपने दरबार में रखा ही क्यों, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा ही क्यों? तो ब्रिटिशर्स इंडियन किंग्स को डराते थे, उनको अटैक करने की, उन्हें मारने की धमकी देते थे। तो इंडियन किंग्स बेचारे मरते क्या न करते, उन्हें अपने दरबार में ब्रिटिश रेसिडेंट को रखना ही पड़ा। इस सब्सिडरी अलायंस के वजह से 10 मेजर और बहुत से माइनर स्टेट्स ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गए। जैसे अवध और हैदराबाद के नवाब को अपने राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। ऐसे नहीं कि इंडिया के सभी रूलर्स ब्रिटिशर्स से डरते थे, उनके रेसिडेंट या सब्सिडरी अलायंस की बात मान लेते थे। तो कुछ राजाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से एक थे टीपू सुल्तान। तो बढ़ते हैं हमारी अगली टॉपिक की ओर, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। इंडिया के सदर्न पार्ट का एक बड़ा किंगडम था जिसका नाम था मैसूर। इस मैसूर के राजा बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर थे। वो थे हैदर अली के बेटे राजा टीपू सुल्तान। मैसूर को एक मलाबार कोस्ट लाइन है जहाँ से वो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ही पेपर कार्डमम परचेस करती थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान को ब्रिटिश के टैक्टिक्स साफ नज़र आए, इसलिए उन्होंने पेपर, कार्डमम और सैंडलवुड का एक्सपोर्ट बंद कर दिया और अपने ट्रेडर्स से भी कहा कि ब्रिटिशर्स से ट्रेड ना करें। उन्होंने ब्रिटिशर्स को छोड़ के फ्रेंच के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इस फैसले से ब्रिटिशर्स को बड़ा लॉस हुआ। ब्रिटिशर्स को हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर लगने लगे। ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उन्हें टीपू सुल्तान से लड़ाई तो करनी ही होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई 1767 और 1769 के बीच हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स हार गए और उन्हें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करना पड़ा।
दूसरी लड़ाई 1780 और 1784 के बीच हुई। इस दौरान 1782 में हैदर अली गुजर गए। इसके बावजूद टिप्पू सुल्तान ने टफ फाइट दी, पर यह लड़ाई में किसी की स्पेसिफिक जीत नहीं हुई। टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिशर्स दोनों एग्जॉस्ट हो गए थे, दोनों ने बहुत लॉसेस किए थे। इसलिए दोनों ने नेगोशिएट करके ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर ली। इस ट्रीटी में ऐसे एग्री हुआ कि ब्रिटिशर्स और टिप्पू सुल्तान दोनों अपने काम से मतलब रखेंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी तो साइन कर ली, पर वो शांत बैठने वाले थोड़ी थे। उन्होंने 1790 में फिर से हमला कर दिया। अब टिप्पू सुल्तान के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे और उनके पिताजी का सपोर्ट भी नहीं था। इसलिए टिप्पू सुल्तान ये लड़ाई हार गए। उन्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा, बहुत सारा पैसा और अफसोस अपने 2 बेटों को भी ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ा। 1799 में लगभग 9 साल बाद ब्रिटिशर्स ने चौथी जंग छेड़ दी। इसमें टिप्पू सुल्तान अपने किंगडम और किंगडम के लोगों को बचाने की कोशिश में 4 मई 1799 को श्रीरंगपटना में शहीद हो गए। ब्रिटिशर्स ने बाकी प्रोविंसेस के जैसे ही मैसूर में अपना डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश नहीं किया, बल्कि एक पपेट रूलर बिठा दिया। इस पपेट रूलर के कोर्ट में अपना एक रेसिडेंट रखा और सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया। मैसूर के विक्ट्री के बाद ब्रिटिशर्स के इरादे और बढ़ गए। अब तो वो पूरे इंडिया पे ही अपना कब्ज़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पावरफुल मराठा किंगडम पर हमला करने का प्लान कर दिया। तो उन्होंने कैसे प्लान करके मराठा किंगडम को हड़प कर लिया, जानेंगे अपने अगले सेशन में। मराठों का किंगडम बहुत बड़ा था, जो पंजाब से लेके हैदराबाद तक और कच्छ से लेके अवध तक था। मराठों का किंगडम छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। उन स्टेट्स के चीफ को सरदार बुलाते थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। और इन सबको पेशवा कंट्रोल करते थे, जो पुणे में रहते थे। ब्रिटिशर्स बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे। वो सीधे हमला नहीं करते थे, वो इंतज़ार करते थे सही समय आने का और सही मौका मिलने का। अब जैसे ही मराठों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि नए पेशवा कौन बनेंगे, तो ब्रिटिशर्स को मौका नज़र आया और उन्होंने हमला कर दिया। ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच 3 वॉर हुए, जिन्हें एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। पहला वॉर 1775 और 1782 के बीच हुआ। ब्रिटिशर्स और मराठा दोनों ही बहुत पावरफुल थे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार 1782 में दोनों ने एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें डिसाइड कर लिया कि अगले 20 साल तक दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। अगले 20 साल में ब्रिटिशर्स मजबूत होते गए और उन्होंने वॉर की जम के तैयारी की। और इस तरफ मराठों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एग्जैक्टली 20 साल बाद 1803 में ब्रिटिशर्स ने मराठों पर जंग छेड़ दी। ये वॉर 1805 तक चला और मराठों का बहुत लॉस हो गया। उन्हें दिल्ली, गुजरात और उसके आसपास की टेरिटरी ब्रिटिश को देनी पड़ी। 1817 और 1819 के बीच एंग्लो मराठा का तीसरा वॉर हुआ। इसमें मराठा बहुत बुरी तरह से हार गए। इसमें ब्रिटिशर्स ने पेशवा बाजीराव II को 8 लाख रुपीस का एनुअल पेंशन दिया और बिथूर भेज दिया, जो आज कानपुर में है। अब आप सोचोगे कि ब्रिटिशर्स ने पेशवा को इतना पेंशन क्यों दिया और मार क्यों नहीं डाला। एक्चुअली अगर पेशवा को मार देते तो बाकी के मराठास रिवोल्ट करते, फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता।
अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत से स्ट्रैटेजीज़ अपनाए, जैसे डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, अपने रेसिडेंट को राजा के दरबार में रखना, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें राजा को खुद की आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स आर्मी प्रोवाइड करते थे और इसके बदले में राजा को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। लॉर्ड हेस्टिंग, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, वो सच्ची में खुद को लॉर्ड समझते थे। लॉर्ड मतलब भगवान समझते थे। इसलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। तो समझेंगे इस पॉलिसी के बारे में अपने अगले सेशन में।